डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। यूके शर्मा हिंदी क्लासेज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लगातार पढ़ रहे हैं व्याकरण, हिंदी व्याकरण, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है और सभी स्तरों के छात्र छात्राओं के लिए यह व्याख्यान बेहद उपयोगी है। इस व्याकरण में 3-4 व्याख्यान पूर्व में हो चुके हैं, आपने उसे देखा होगा। विश्वास रखता हूँ कि आपने देखा होगा और आप सारे लोग सक्रिय हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम व्याकरण का पूरा सीरीज लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज आप पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में अल्पप्राण और महाप्राण क्या है और कैसे है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी पहचान क्या है और साथ में इसके उदाहरण क्या है। आज के इस व्याख्यान में आप अंत तक बने रहें। पूरा विश्वास आप रखें कि अंत के व्याख्यान में अंत तक अगर आप बने रहें तो आप समझ जाएंगे कि अल्पप्राण वास्तव में क्या है और महाप्राण क्या है। फिर किसी भी तरह की आपको कोई समस्या नहीं होगी इन वर्णों को पहचानने में। अल्पप्राण और महाप्राण आदि से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्न का उत्तर देने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आप देखेंगे यहाँ की ये जो कहा जाता है कि उच्चारण में वायु निक्षेप के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण का मूल रूप से निर्धारण किया गया है। या निक्षेप शब्द का प्रयोग किया गया। निक्षेप का अर्थ होता है निकलना, बाहर जाना। तो जो वायु है, चूँकि हम जब बोलते हैं, हम सभी जब वाचन करते हैं, बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो मुख विवर से वायु का निष्पादन होता है, निक्षेप होता है, वो बाहर निकलता है। तो आप यहाँ यह देखेंगे कि वायु निकलने की जो मात्रा है वो मात्रा कम भी हो सकती है और उसकी मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है। उस निकलने की मात्रा के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है। और जो प्राण शब्द का प्रयोग किया गया, जैसे महाप्राण में भी प्राण है और अल्पप्राण में भी प्राण है। प्राण शब्द का प्रयोग मूल रूप से वायु के लिए ही किया गया है। जैसे वायु के रूप में मनुष्य के शरीर में प्राण होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ प्राण का उल्लेख किया गया है। प्राण का अर्थ वायु है। जैसे प्राण साधना करना, जैसे प्राणायाम करना, हर एक जगह पर वायु का आदान प्रदान जो होता है मूल रूप से उसमें हम देखते हैं कि प्राण शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्राण के आधार पर अर्थात वायु के आधार पर, उसकी मात्रा के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण का निर्धारण किया गया है। इस स्तर पर हमारे हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं, खास करके जो व्यंजन वर्ण है, उसका विभाजन किया गया है। तो आज आप देखें इस विभाजन को। परिभाषा को सर्वप्रथम देखें कि परिभाषा क्या है। अल्पप्राण हम किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में अल्प मात्रा में वायु निकले वह व्यंजन अल्पप्राण कहलाता है। अर्थात जब उच्चारण हम करते हैं, उच्चारण के क्रम में अल्प मात्रा में, कम मात्रा में जब वायु का निष्पादन होता है, वायु का निक्षेप होता है या वायु मुख विवर से निकलता है, तो ऐसे वर्णों को हम अल्पप्राण कहते हैं। एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्राण के आधार पर इन वर्णों का निर्धारण किया गया है और इसमें वायु के निष्कासन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। उसके बाद महाप्राण की परिभाषा दी गई है कि जिसके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु निकले महाप्राण है। जिन वर्णों के उच्चारण के क्रम में अधिक मात्रा में वायु का निष्पादन हो, वायु का निक्षेप हो, मुख विवर से वायु निकले, उसे महाप्राण कहा जाता है। वैसे भी अल्प का अर्थ छोटा होता है, कम होता है, और आप देखेंगे महा का अर्थ ज़्यादा होता है। कम वायु निकलने के आधार पर और अधिक वायु निक्षेप के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण का विभाजन किया गया है। अब यह देखें कि पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। अगर इस पर हम विचार करेंगे तो प्रत्येक वर्ग जो है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग बहुत प्रसिद्ध है। आप सारे लोग जानते हैं कि 5 वर्ग बहुत प्रसिद्ध होता है। जैसे क वर्ग है, उसके बाद च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ये 5 वर्ग बहुत प्रसिद्ध है, जिसे आपने पूर्व के व्याख्यान में स्पर्श व्यंजन के रूप में पढ़ा था कि जिसमें अनेक मुख विवर के अनेक अंगों के स्पर्श से उसका उच्चारण होता है। यह बहुत प्रसिद्ध है। इसमें अगर हम विभाजन करते हैं तो प्रत्येक वर्ग में आप देखेंगे कि प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है वह अल्पप्राण कहलाता है। साथ ही जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण है वह महाप्राण कहलाता है। इसे आप उदाहरण में यहाँ नीचे समझ ही लें, आप देख लेंगे। प्रत्येक वर्ग, ये वर्ग आपके सामने रखा गया है, ये प्रत्येक वर्ग अर्थात 5 वर्ग है।
इन वर्गों में क्या कहा गया, इन वर्गों में कहा गया है कि प्रथम, तृतीय और पंचम। तो हम इसे आप घेरा लगा लें, देखें कि प्रथम हो गया, ये तृतीय हो गया और यह पंचम हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी प्रथम हो गया, यहाँ भी तृतीय है और यहाँ भी पंचम है, यहाँ भी प्रथम है, यहाँ भी तृतीय है, यहाँ भी आप देखेंगे कि आगे यहाँ भी पंचम है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ फिर प्रथम है, तृतीय है, पंचम है, प्रथम है, तृतीय है और पंचम है। तो ये घेरा जहाँ लगाया गया, आप यह देख लें कि जहाँ घेरा लगाया गया, आप ऊपर देखें कि प्रथम, तृतीय और पंचम क्या है, अल्पप्राण है। अर्थात प्रथम, तृतीय और पंचम क्या है, तो अल्पप्राण है। जहाँ जहाँ आप घेरा लगा हुआ देख रहे हैं वे सारे के सारे जो हैं वो अल्पप्राण है। अर्थात इन वर्णों के उच्चारण में बहुत ही कम या अल्प मात्रा में वायु का निक्षेप होता है, मुख विवर से वायु कम मात्रा में निकलता है, इस कारण इसे अल्पप्राण कहा गया है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि कहा गया है कि सभी अंतस्थ, और इसे आप यहाँ जान लें कि शेष जो बच गए, जो ऐसे ही रखा हुआ है, सादा पड़ा हुआ है, जिसे आप द्वितीय और चतुर्थ के रूप में देख रहे हैं, ये सारे के सारे द्वितीय और चतुर्थ के रूप में जो आप देख रहे हैं, एक साथ मैं सबको घेर रहा हूँ। इसके बारे में यहाँ लिखा है ना कि द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो है वह महाप्राण होता है। तो ये द्वितीय हो गया, ये द्वितीय है और ये चतुर्थ है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होता है उसे महाप्राण कहा जाता है। इस महाप्राण की एक और पहचान है, शायद आपने व्याकरण में इसे नहीं देखा होगा या आप शायद अवसर न मिला हो। इसकी बहुत साधारण सी पहचान है जिसके आधार पर आप पहचान सकते हैं। कहा जाता है कि जब आप उसे अंग्रेजी में बदलने की कोशिश करेंगे इन वर्णों को, तो सहज रूप से पता चल जाएगा कि यह अल्पप्राण है या महाप्राण है। हालांकि इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यह सिद्धांत इस पर लागू होता है। वो क्या है, आप इस रूप में देखें। आप यहाँ देखें, जैसे मान लीजिए कि क है, क के बारे में आपने क्या पढ़ा, क के बारे में आपने पढ़ा है कि ये क वर्ग का जो है ये प्रथम वर्ण है। प्रथम वर्ण होने के कारण यह अल्पप्राण है, और अल्पप्राण जैसे क है तो इसे अंग्रेजी में बदल देंगे तो क्या होगा, के होगा। और ख है, अब ख को आप देखें कि ख क्या है, यहाँ आप देखिए ख क्या है, तो ख जो है वो महाप्राण है। अब ख को अगर हम अंग्रेजी में बदलते हैं तो के में क्या लगता है, तो एच लगता है। और सर्वत्र आप देखेंगे, लगभग एक आध अपवाद हो सकते हैं, सर्वत्र आप देखेंगे कि महाप्राण वर्ण जो है उसमें एच लगता है। जैसे के से क, के एस से ख, सी से च, सी एस से छ, टी से ट, टी एस से ठ, टी से ट, फिर आप देखेंगे टी एस से थ। इस प्रकार से जिन वर्णों में आप देखेंगे कि एच संयुक्त रूप से लगता हो वे महाप्राण हो जाता है। एच वैसे ही एक प्रकार से जब लग जाता है तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है, और हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि अल्पप्राण में जब एच लगा दिया जाता है वह महाप्राण हो जाता है, अर्थात वो अगले वर्ण को रेखांकित करता है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, जी से अगर ग है, क्योंकि ग अल्पप्राण है, और वहाँ अगर आप एच लगा देंगे तो घ हो जाएगा, एच लग गया तो वो ऑलरेडी महाप्राण हो गया। तो इस प्रकार से आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ आप कोई गलती नहीं करेंगे इसमें, जब आप अल्पप्राण और महाप्राण को परख रहे होंगे। दूसरी बात, एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सभी अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। अंतस्थ के बारे में पूर्व के व्याख्यान में आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अंतस्थ जो होता है वो अर्धस्वर होता है, क्योंकि इसमें जो मुख विवर है उसमें बहुत ही अल्प मात्रा में स्पर्श किया जाता है। स्पर्श बहुत ही सघन, बहुत ही गंभीर रूप में नहीं होता है। यही कारण है कि वह अल्पप्राण कहलाता है, और यही कारण है कि वो आप देखेंगे अंतस्थ कहलाता है। आप देख रहे हैं कि सभी अंतस्थ, और चार ही तो अंतस्थ है, इसे आपको याद रखना है। ये चार के चार जो अंतस्थ हैं, ये चारों के चारों क्या है, इसे बताया गया है कि अल्पप्राण है। अर्धस्वर होने के कारण भी यह अल्पप्राण है, और साथ में आप देखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन है, जिसके कारण इसे अल्पप्राण की सीमा रेखा में रखा गया है। साथ में जो उष्म व्यंजन होता है, उष्म के बारे में भी आपको बताया गया है कि जिसके उच्चारण में मुख विवर में काफ़ी ऊष्मा का उत्पादन होता है, उसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में केवल 4 उष्म व्यंजन है। आप देख रहे हैं कि तालव्य श है, मूर्धन्य श है, दंत स है और ह है। ये 4 वर्ण जो है, ये चारों को बताया गया है कि ये उष्म व्यंजन वस्तुतः महाप्राण है। इस तरह से
आपने देख लिया कि किस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसे बहुत ही सहज रूप से अल्पप्राण और महाप्राण के रूप में हम विभाजित कर सकते हैं और किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि तमाम जो छोटी और बड़ी परीक्षाएं होती है उसमें अल्पप्राण और महाप्राण से संबंधित प्रश्न बहुत ही सहज रूप से पूछ दिए जाते हैं और विद्यार्थी आराम से उसका उत्तर दे सके, समझ सके। हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारे व्याख्यान में स्पष्टता हो, सारी चीज़ें आप समझ जाएं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सारे लोग हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अधिक से अधिक लाइक करने की कोशिश करेंगे। यह सेवा सदैव आपके लिए जारी रहेगी। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंदी।